आज फिर बहुत खुशी का मौका है हम सब के लिए। और यहाँ पे भाई आलमगीर ने सीए कंप्लीट किया है और एमबीजी ग्रुप में इनका प्लेसमेंट भी हुआ है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है और इसी खुशी को बांटने के लिए आए हैं हम यहाँ महमूद नगर में। और भाई आलमगीर ने बहुत ही मेहनत की है और इन्होंने एक और कैरियर ऑप्शन दिया है हमारे यंग जनरेशन को सीए का, क्योंकि अमूमन हम ये सुनते आए हैं कि सीए बहुत मुश्किल होता है। कई लोग स्टार्ट करते हैं, कई स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। कोई 10 पेपर करता है, कोई 8 करता है। हमने ऐसा ही देखा है अभी तक कि किसी के 8-10 पेपर हैं, लेकिन इधर आलमगीर भाई ने टोटल 20 पेपर क्लियर किए हैं। इन्होंने अभी कन्वोकेशन में इनको डिग्री मिला है और एमबीजी ग्रुप में इनका एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ सिलेक्शन भी हो गया है। अभी एमबीजी ग्रुप में स्टेट ऑडिटर के एज ए स्टेट ऑडिटर ऑफिसर काम कर रहे हैं गुड़गांव में। तो बहुत ही खुशी का मौका है और तमाम यंगस्टर के लिए एक ऑप्शन और मिला है कि अभी हम सीए की तैयारी भी कर सकते हैं। और अभी हम पूछेंगे भी आलमगीर साहब से कि उन्होंने कैसे तैयारी की है। तो आलमगीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो कैसा लग रहा है आपको आलमगीर साहब अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे एक इस लायक समझे कि हम इस बारे में कुछ बता पाएँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हमें न्यूज़ मिलती है कि निट में भी एडमिशन्स हो रहे हैं, काफ़ी नंबर आ रहे हैं और जी मेंस भी क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पर ऐसी न्यूज़ बहुत कम आई हैं कि किसी ने सीए कंप्लीट किया हो। मेरे लिए तो ये फर्स्ट न्यूज़ है कि किसी ने रिसेंटली सीए कंप्लीट किया है और टोटल 20 पेपर बहुत अच्छे स्कोर के साथ कंप्लीट किए हैं और अच्छा पैकेज पे उनको प्लेसमेंट भी हो गया है एमबीजी ग्रुप में और अभी गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब ये आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो इसमें किस तरह से आप पढ़ते थे शुरू से, कैसे क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या आपने पहले से ही सोच लिया था कि आपको सीए करना है या बाद में डिसाइड किया? क्या आपका कैसे शुरुआत की? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो हमारी जो फैमिली हो बिजनेस बैकग्राउंड से है और बड़े भाई से बिजनेस ही करते हैं। तो पापा का भी बिजनेस था। स्टार्टिंग में यही था कि बिजनेस ही करना है, तो पढ़ाई की तरफ थोड़ा मतलब इतना ध्यान नहीं था। 10th तक नहीं ध्यान था। फिर कुछ टाइम बाद पापा ने कहा कि नहीं तुमको पढ़ना है, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया। एक्चुअली मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, तो मेरे पास उस टाइम मैंने 10th में कॉमर्स लिया था। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं उसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ। राइट। तो उसमें मैंने पता किया, अपने कुछ टीचर से पूछा। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी पोजीशन जो होती है इस बैकग्राउंड में, अगर तुम कर सकते हो कॉमर्स से तो आप सीए कर सकते हो। इससे बड़ा कोर्स कोई नहीं होता। तो मुझे कुछ बड़ा ही करना था। मैंने इससे अच्छा तो मैं अपने बिजनेस में आ जाऊँ। बिल्कुल सही है। ये कितनी अच्छी बात बताई है आलमगीर ने कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने टारगेट सेट करने चाहिए, पहले से वो सपने देखने चाहिए। और जब आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करते हैं, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी आपकी सीए करने में? फिर जैसे आपने डिसाइड किया, फिर किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही थ्रू आउट आपकी? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं थी, आसपास कोई सीए नहीं था। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि सबसे बेस्ट इस स्ट्रीम में सिर्फ सीए हो सकता है। तो मैंने कुछ टीचर से पता किया, तो उन्होंने बताया कि आप ना इसका एक आईसीआई है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ से सिर्फ किसका कोई कॉलेज नहीं होता है। और आप जो है ना सिर्फ एक एक्ट के अंदर, हमारे जो पार्लियामेंट में एक्ट है उसके अंदर हमें ऑथराइज सिग्नेटरी की पावर मिलती है इसमें। तो उसको लेकर के फिर मुझे पता किया, तो मैंने फिर उसके लिए मैं दिल्ली गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले स्टार्टिंग की। एक मेरा स्टार्टिंग जो फाउंडेशन था वो यहाँ पे क्लियर हो गया था। मैंने ऑनलाइन बुक्स मंगवाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे अपने यहाँ ट्यूशन लिया था टीचर से। हालांकि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे सीए की कोचिंग नहीं है, बट फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो कुछ गाइड उन्होंने किया, तो कुछ मेहनत की। मेरे पास स्टडी मटेरियल आया तो मैंने खुद से पढ़ा और मेरा वो फर्स्ट उसमें हो गया। तब मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला।
तो फिर मुझे उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, तो मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ से अपनी कहाँ से ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग मैंने महलवाला एंड कंपनी दरियागंज से की। स्टार्टिंग मुझे ट्रेनिंग महलवाला महलवाला एंड कंपनी एंड कंपनी, ये सीए की ट्रेनिंग हाँ यहाँ एक्चुअली क्या होता है, हमारे सीए में मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है 3 साल की, 3 साल की। जो हमें पढ़ाई के साथ साथ ही करनी होती है, और उसका भी मुझे नहीं पता था। उसके लिए मैंने, मेरी बड़ी सिस्टर मतलब डॉक्टर है, और भाई साहब से मैंने उस टाइम बोला, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया कि वहाँ पे आप कर सकते हो दिल्ली में, स्टार्टिंग में उनके साथ रहा मैं। तो इस तरह मैंने अपना वहाँ पे उसके साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग ली। पहले मैंने यहाँ पे एक लेवल के लिए क्लियर किया, फिर मैं दिल्ली गया। फिर दिल्ली गए। तो दिल्ली टोटल एजुकेशन, उसके बाद जो सारे पेपर्स हैं 20 पेपर्स डिफरेंट लेवल आपने दिल्ली रहते हुए कवर किए? हाँ, वो मैंने साथ साथ अपनी ट्रेनिंग के साथ मैं क्लियर किए। अच्छा, तो किस तरह पढ़ाई करते थे आप? क्या आपका रूटीन रहता था? किस तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ते थे? किस तरह से पढ़ाई करते थे? और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी से पूछूंगा, बट आपकी जो, क्योंकि सीए बहुत ही मुश्किल कोर्स माना गया है, कॉमर्स बैकग्राउंड या जो भी इस स्ट्रीम से होते हैं, हमने यही सुना है कि सीए के सभी पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए कंप्लीट सीए या सीए बहुत कम नज़र आते हैं, और जो शुरुआत करते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल जर्नी हमारे पास इन्होंने आलमगीर साहब ने कंप्लीट की है। तो उसी सिलसिले में किस तरह से पढ़ाई करते थे, किस तरह टाइम टेबल बना के पढ़ते थे, या जैसे सीए के सारे पेपर्स आप करते थे उसमें बोरियत नहीं होती थी आपको कि एक ही तरह का सब्जेक्ट है, तो किस तरह की स्ट्रेटेजी थी आपकी? हमारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। टैक्सेशन होता है, फिर अकाउंटिंग होती है एंड ऑडिटिंग होती है, बेसिकली जो मेन है हमारा। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि करना कैसे है। तो उस टाइम पे मैं, जो मेरे साथ में रहते थे, उनसे पूछा, फिर मैंने वहाँ पे कुछ कोचिंग ली बेसिकली, क्योंकि 8 सब्जेक्ट थे, उनको कवर करना था एक लेवल पे। तो उन 8 सब्जेक्ट में मैंने डिसाइड किया किसकी कोचिंग में जो मैं खुद पढ़ सकता हूँ, और बाकी में किसकी कोचिंग मुझे ज़रूरी है। तो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट थे काफ़ी, वो मैंने खुद से पढ़े, बार बार पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार बेसिकली एक। और फिर मैंने एक उसके लिए स्टार्टिंग में जब एक क्लास ली थी, बट मुझे लगा कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, कि जितना टाइम मैं क्लास में 4 घंटे क्लास में दे रहा हूँ, इतना मैं 4 घंटे बैठ के खुद भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल, यहीं पे सेल्फ स्टडी की बिल्कुल, 80% आपने सेल्फ स्टडी काफ़ी की, मैंने और कुछ परसेंट आपने जो है जहाँ लगा कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके जो डे टू डे आपके क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती, वो आपने कोचिंग से लिया, लेकिन मैक्सिमम आपने जो है सेल्फ स्टडी मैक्सिमम से। और जो थियोरेटिकल, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे जिनमें ज़्यादा इशू होता था, तो फिर उनके साथ भी मेरा ये था कि मेरी ट्रेनिंग भी होती थी। सुबह में मैं 5 बजे उठ जाता था, और उसके बाद मैं क्लास के लिए आता, 3 घंटे की हमारी क्लास होती थी, 3 आवर्स की। उसके बाद मेरे को ऑफिस जाना होता था, मैं ऑफिस जाता था, फिर आके शाम में जो मैंने सुबह में क्लास ली थी उसको मैं पढ़ता था। बिल्कुल, देखिए जितने भी अचीवर्स हैं, हम जिससे भी मिले हैं, चाहे वो नीट क्वालिफायर हो, चाहे वो आईएएस का एंट्रेंस आईएएस क्वालिफाई किया हो, चाहे वो पीसीजे या पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया हो, उन सब का यही कहना है कि उन्होंने अपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, यानी कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की, मैक्सिमम सेल्फ स्टडी की, और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पे कोचिंग ली उन्होंने। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ें और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स सीए कंप्लीट किया है उन्होंने सेल्फ स्टडी कर दी, और जहाँ ज़रूर, क्योंकि कोचिंग का फ़ायदा भी तभी है जब आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको आप पहले से पढ़ के जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको दोबारा आके पढ़ रहे हैं। तो ये सेल्फ स्टडी का फ़ायदा होता है कि आप अगर कोचिंग करते भी हैं तो जो उसमें खर्च करते हैं उसका भी आपको यूटिलाइजेशन होता है, उस पैसे का भी आपको फ़ायदा होता है कि आप क्वेश्चन से, टीचर से वो क्वेरी करके अपना उसका वो हो जाता है। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छा फीडबैक मिला है यहाँ से सेल्फ स्टडी और कोचिंग का। तो टोटल आपका कितने पेपर थे इसमें? इसमें मेरे 8 पेपर्स थे जो मेरे क्लियर हो गए थे। उसमें एक फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे फाउंडेशन लेवल था, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है और एक फाइनल लेवल होता है। अच्छा, फाइनल लेवल में काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी चीज़ें गड़बड़ आ गई थी। उसमें एक्चुअली हमारे पापा का भी इंतकाल हो गया था, तो मतलब बीच में एक तरह का साल थोड़ा डिस्टर्बेंस रही, तो वो भी एक फेज़ था।
तमाम हर्डल्स के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद इन्होंने, आलमगीर साहब ने कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी करते रहे और मुश्किलों का भी सामना किया और फिर भी देखिए सीए कंप्लीट किया, 20 पेपर्स को कंप्लीट किया। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और लेसन है कि आप कितने भी हर्डल्स आएँ, अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो आपको, और आपका एक टारगेट सेट किया है और उसके लिए आप डे नाइट मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये एक प्रूफ है हमारे पास में अभी आलमगीर साहब ने बताया। तो आलमगीर साहब, अब ये हर हम सब के दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी है और दूसरे स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं। सीए का एक ब्रॉडर वे में आप थोड़ा सा जनरलाइज बताइए कि क्या क्या स्कोप्स हैं, किस तरह से इसको किस स्टूडेंट्स को इसे करना चाहिए और किस तरह से उन्हें अपना स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली पहले तो मैं सीए के बारे में बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सीए एक गवर्नमेंट अगर ऑफिसर कहें आप तो वही मान सकते हैं, क्योंकि हमें एक सिग्नेटरी अथॉरिटी मिलती है। सिग्नेटरी अथॉरिटी पार्लियामेंट में एक्ट है, उसके अंडर हमें डिग्रीज मिलती हैं। ये किसी भी कॉलेज जिसको इसका राइट नहीं होता है कि वो सीए की डिग्री दे पाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ, गवर्नमेंट सीए की डिग्री देती है और गवर्नमेंट ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट की एक एनसीए के अंडर एक हमारे इंस्टीट्यूट चलता है ICAI, वहाँ से इसकी डिग्री होती है। और इसका स्कोप मैं आपको बता दूँ, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। मतलब फाइनेंस के फील्ड में जितना आप सोच सकते हो उससे, मतलब हर तरह का फाइनेंस की फील्ड में आप फाइनेंशियल एडवाइज़र, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर्स, मतलब इसमें ना हर कंपनी को फाइनेंस के पहले बंदे चाहिए। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो इंडियन सीए की डिमांड है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है वो आता है, सेकंड नंबर पे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट का आता है। इसीलिए इसका एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ होता है, 5 से 10% के अप्रोच इसका रिजल्ट होता है, लेकिन जो पढ़ता है उसका हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा सीए का है और इसमें आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हमारी ICAI ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि इससे नीचे कोई सीए को हायर नहीं करे। तो एक सीए में आप बेसिकली जो एक मेन स्ट्रीम तो टैक्स ऑडिट, मतलब ऑडिटर की है। ऑडिट में भी गवर्नमेंट को ही कराने होते हैं, बहुत सारे स्पेशल ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं। जैसे कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ चलती हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट का जो बजट बनता है उसमें भी हमारे जो सीए हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा रोल्स होता है, जो पूरे देश का बजट बनाते हैं। और ये तो बेसिकली एक देश का बजट होगा, उसमें सीए की टीम होती है, सीए की बेसिकली टीम होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आते हैं, वो बैठ के इसको मतलब पूरे देश का बजट तैयार करते हैं। हर लेवल पे होता है, हर लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, और अदर भी बहुत। आप प्राइवेट कंपनीज में चले जाइए, जैसे आप कितने भी बड़े नाम ले रहे हैं, यहाँ बेसिकली अब अवेयरनेस इसलिए कमी है क्योंकि हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बड़ी कंपनीज नहीं है, तो इसलिए लोगों को नहीं पता है कि सीए क्या होता है। अब अगर आप दिल्ली जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, हज़ार करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनीज हैं, तो वहाँ पे सबको सीए की ज़रूरत है, क्योंकि मैनेज कौन करेगा फाइनेंस, राइट। क्योंकि सबसे फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट सीए होते हैं अपने फील्ड में, तो वही मैनेज करते हैं पूरे फाइनेंस, किस तरह से कंपनी को किस प्रोडक्ट को कहाँ पे कैसे लॉन्च करना है, कितने में लॉन्च करना है, ये सब चीज़ें सीए डिसाइड करते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जितने काम होते हैं, सेल, परचेज, और ये कितना टैक्सेशन जाएगा, कि गवर्नमेंट भी उसी फाइनेंस को मानती है जिस पे सीए के सिग्नेचर होते हैं। और जैसे शेयर मार्केट चलती है, शेयर मार्केट में भी मतलब इतना वाइड स्कोप है ना कि मैं अब रिवाइव कर रहा हूँ, इतना स्कोप है, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा इतना कम टाइम में। बिल्कुल सही, क्योंकि शेयर मार्केट में भी जो कंपनी जिस कंपनी पे सीए के सिग्नेचर होते हैं उसी को गवर्नमेंट मानती है। बहुत अच्छा आपने इनकी जैसे सीए की डिटेल्स बताई है कि किस तरह से, तो किन किन स्टूडेंट्स को सीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप साइंस से, मुझे साइंस के भी बहुत स्टूडेंट्स मिले हैं जो सीए कर रहे हैं और सीए कर भी चुके हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, जब मेरा पढ़ाई में थोड़ा मतलब माइंड नहीं था, और उसके बाद जब
मेरे 12th में मार्क्स ठीक आए तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ाई करना है। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिसका इसमें इंटरेस्ट हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्राइटेरिया ये नहीं है कि इसमें कॉमर्स ही होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स नहीं तो जरूरी, किसी भी कोई भी student कर सकता है, बस वो लेवल्स क्लियर। वो ICI के खुद के लेवल्स होते हैं, अच्छा, वो क्लियर सीए के बाद भी क्या कोई दूसरा ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है जो करना चाहिए, या सीए ही एनफ है कि भाई सीए हमने कर लिया तो मुझे दूसरा कोर्स करना है? फाइनेंस के लिए CA इज एनफ, बट अगर आपको अगर एक्सपर्टाइज चाहिए किसी चीज़ की, लाइक अगर हमें फॉरेंसिक ऑडिट में जाना है तो उसके कुछ सर्टिफिकेट होते हैं। मतलब एक अलग अलग, अगर उसी CA में बहुत ब्रॉड एरिया है, उसमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाना है तो उसके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। बाकी इसमें वो इसके बाद तो आई थिंक अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो अभी जैसे आप सीए हैं, अभी आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है, आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव कुछ और प्लानिंग है या इससे रिलेटेड आप इससे सेटिस्फाइड है? मैंने जो अपना जो प्रोफाइल चूज़ किया वो एज एन स्टूडेंट ऑडिटर किया, और आगे मैं इसी में भी स्किल ऐड करूँगा और एक्सपीरियंस लेके, और इसी में जो certification जो होगा। एक्सपर्ट्स कंपनीज हैं इसकी, इससे हाई लेवल की, तो उनमें जाने की मेरी आगे तैयारी है। बहुत अच्छा, आपने फुल डिटेल बताया किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया। फुल सीए का जो एक क्लियर पिक्चर है वो हम सबको बताया, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, स्पेशली अगर CA में जा रहे हैं, तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी बहुत चैलेंजेस आए, मैंने आपको बताया। एक टाइम ऐसा आया मेरे पास कि मुझे ये लगता था कि अब मुझे सिर्फ मैं किसी मतलब एक जब पापा के इंतकाल के बाद और फिर जब मेरे पास ना दिक्कतें आनी शुरू हुई, राइट, मतलब मुझे लगता था कि मैं अब पापा नहीं है तो मैं क्या करूँ, इस तरह की सिचुएशन थी। तो फिर एक बार मैं एक मेरे अटेम्प्ट भी लगे, तो तब मैंने एक बार जब मैं एक बार में फाइनल में जब मुझे ऐसे थोड़ा सा मैं रह गया, तब मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया उनको कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, अब मैं क्या करूँ। मुझे लगता था कि मुझे डांटेंगे या कहेंगे नहीं तेरे बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक बार रह गया तो क्या है, मेहनत कर, हो जाएगा। मतलब इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, संभाला, और फिर इन्होंने मुझे कहा तुझे किसी भी चीज़ तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब थोड़ा फाइनेंशियली मुझे लगता था कि नहीं मुझे खुद से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं तुझे कहीं कुछ जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपना CA निकाल, क्योंकि लोगों के CA निकलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है तो कभी कभी कि फाइनेंस की दिक्कत राइट, है, राइट, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम है। तो भाई ने कहा कि नहीं, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, जब तक तू पढ़ रहा है हर तरीके से मेरी हेल्प मिलेगी। तब मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। बीच में मैं भी टूट गया था कि नहीं बस अब छोड़ो, कोई भी छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो या कहीं और चले जाओ और कर लो। लेकिन जब इन्होंने मोटिवेट किया तो फिर मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर मैंने वेरी गुड, बहुत ही अच्छा फीडबैक यहाँ से आलमगीर भाई से हमें मिला है। देखिए, जब भी कोई हम कोर्स करते हैं या जो भी बड़े टारगेट सेट करते हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। बहुत मुश्किल टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट आपने सेट किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपने बहुत एक स्टेप में, 2 स्टेप में, हमेशा जब कोई बड़े टारगेट्स आप सेट करते हैं तो उसमें मुश्किलें आएंगी, हर्डल्स आएंगे, तो जीत वहीं पे होती है जो उन हर्डल्स को पार कर जाता है। तो इन्होंने जैसे बताया कि इनको भी वो सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो हर्डल्स का सामना करना पड़ा है, बट इन्होंने कंटिन्यू किया उसको और फेस किया और कहा कि नहीं, मैंने जो टारगेट सेट किया है यानी हाँ मुझे उसको अचीव करना है। और ये उन मुश्किलात से 2-4 होते हुए, उनसे पार पाते हुए इन्होंने मेहनत करते रहे, लगातार सेल्फ स्टडी करते रहे, अपने लेवल दर लेवल उसको क्लियर करते रहे। फर्स्ट प्राइमरी लेवल, फाउंडेशन लेवल, फाइनल लेवल में मेहनत करते रहे। सीए कोई आसान बात नहीं है, सारे पेपर्स को विद अच्छे स्कोर, विद गुड स्कोर इन्होंने जो है क्लियर किया और एक बहुत मुश्किल टारगेट को एक स्ट्रेटेजी के साथ सारे हर्डल्स को मैनेज करते हुए उसको क्लियर किया। और हाँ, इन्होंने जो एक मैसेज बताया है कि घर के, अपने घर का, देखिए इनके पापा की इसी ड्यूरेशन में डेथ हो गई,
और उसके बाद भी इन्होंने जो है अपने माँ बाप का जो सपना था, जो उनका एक टारगेट था, उन्होंने जिन्हें दिया था, इन्होंने सेट किया था, उसमें उन सब हर्डल्स को इन्होंने मैनेज किया और अपने माँ बाप का आज नाम रोशन किया। अपने भाई के बारे में इन्होंने बताया कि जब इन्हें लग रहा था, ये लो फील कर रहे थे, भाई ने कहा नहीं भाई आप कंटिन्यू करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर वालों का, हमारे दोस्तों का, हमारे भाई का, बहन का जो ये सपोर्ट होता है, ये भी बहुत मायने रखता है और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और इस तरह के भाई सबको मिले, आपको ये कामयाबी मिली। तो यहाँ जहांगीर साहब के वालिद साहब तो नहीं हैं, उनको 5 इयर्स हो गए इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बड़े भाई यहाँ पे हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है आलमगीर को इस मिशन को कंप्लीट करने में। जहांगीर साहब यहाँ पे है, तो हम जहांगीर साहब से भी पूछते हैं कि जहांगीर साहब ये इतना मुश्किल टारगेट आपके भाई ने अचीव किया है आप सबके सपोर्ट से, जैसे उन्होंने बताया अभी कि हर मुश्किल घड़ी में आपने उनको सपोर्ट दिया है। और जब उन्हें लग रहा था कि ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपने कहा नहीं यू कैन डू, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बड़ी कामयाबी है आपके भाई को मिली है। किस तरह से सपोर्ट किया आपने, थोड़ा सा 2-4 बताइए थोड़ी सी। देखिए मेहनत तो सीखी रही है बस, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना हिम्मत दी पापा के इंतकाल के बाद। बस यही इसका सबसे बड़ा ये है कि जब कोई सीखी मेहनत है सब कुछ सीखा। हम तो सिर्फ ये है कि इसको ये सपोर्ट बहुत ही बड़ा, कर ये सकते आपका बड़प्पन है। उन्होंने बताया जिस तरह से कि जब भी उनको लो फील हुआ तो आप उनके साथ खड़े हो गए। और ये जो भाई हमारे गार्जियंस का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे बड़ों का, हमारे भाई का जो ये कहना कि चलो यू कैन डू दिस, ये सब कुछ अल्टीमेट फोर्स है जो कि हमारी कामयाबी में हमें कामयाबी मिली है और मिलती रहेगी। ये उसका बहुत बड़ा वो है। तो जहांगीर भाई आप और स्टूडेंट्स के बारे में और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में क्या मैसेज देंगे? आपके घर में MBBS डॉक्टर भी हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे भाई आपकी सिस्टर भी डॉक्टर हैं और आपके जो हाजी मुर्तज़ा साहब हैं, मूसा साहब हैं, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं। तो आपके घर में ये कामयाबी का सिलसिला रहा है हमेशा से। तो और आपके भाई भी अभी एक यूनिक स्ट्रीम है, CA में 20 पेपर क्लियर किए हैं। तो दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? बस मेरा यही कहना है जी कि बच्चों को एक अपना टारगेट सेट करना चाहिए, माँ और गार्डियंस को उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को जो है ना खुद सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जहांगीर भाई ने दिया है कि हमें अपने बच्चों को एक टारगेट सेट करना चाहिए, हमें उसमें जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए और कभी भी अप एंड डाउन्स आते हैं बट उससे हमें हारना नहीं चाहिए। अपने टारगेट्स के लिए हमें कंटिन्यूअस मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो आलमगीर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।